आज हमारी एक मेहमान, बड़ी प्यारी मेहमान है। इन्होंने बड़े बड़े गुलकारों को पीछे छोड़ा। अब से आपने गाना गाया, तब से मिल रही है, लेकिन जाहिर है सोनू निगम की अप्रिसिएशन, उसकी तो क्या ही बात है। मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना गुफ्तगू का आगाज़, आई एम श्योर किरण भी यही चाह रही होंगे, आगाज़ में ही अगर हम गाना सुन लें, ये ट्रैक सुन लें। सारे नी सा धा नी रे सा विच सजदे सोच किसे होर दी क्यों दिल में तेरे दर्द है रोग है क्यों क्या है तू क्यों है तू सोच जरा लड़ जा अपनी ये जंग तू कर दे सबको ये दंग तू बना ले छोटी सी दुनिया हो जा मस्त मलंग तू बोल हो बोल हो बोल तू अल्लाह अल्लाह हादिया, हम तो छोटे से बड़े हो गए ये सोचते सोचते कि थोड़ा सा अच्छा सा गाना गाने की कोशिश करेंगे। आप तो इतनी छोटी सी हो के इतना प्यारा गाती है, और अब तो सोनू निगम भी आपके गुण गा रहे हैं। ये कितना अच्छा एहसास है आपके लिए कि कोई बिल्कुल सरहद के उस पार बैठे हो और उन तक आपकी जो है ना सुर आपका पहुंच जाए। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दूसरी ये कि कौन है सिंगर जिसको आप फॉलो करती हैं, आपको पसंद है, आपके फेवरेट है, और चाहे तो उनका कोई गीत सुना दें, वाह वाह हो जाएगी। मैं तो फैन हूँ मैडम नूरजहान की। अब मैं आपको मैडम का एक सॉन्ग सुनाऊंगी प्लीज। होए होए जदो होली जेलन मेरा नाम, जदो होली जेलन मेरा नाम, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया है, है जदो होली जेलन मेरा नाम। सोने तो कोक मेरी
मैं था मर जानिया होए होए जदो होली जेलने मेरा नाम। क्या बात है, क्या बात। हमें ज्वाइन किया जुल्फ़िकार जब्बार खान साहब ने। जुल्फ़ी, आपको भी हम वेलकम कहेंगे क्योंकि नाज़रीन को बता देते हैं हम कि ज़ाहिर है इससे पहले जब हादिया हमारे साथ मौजूद थी लास्ट ईयर, तब हमने उनसे भी मुलाकात की थी जो इनको प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस टैलेंट को सामने लेकर आते हैं, ढूंढ कर लाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। बड़ा अहम किरदार होता है उनका इन आर्टिस्ट के लिए। जुल्फ़ी भाई की जब हम बात करते हैं, बहुत से ट्रैक उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, मारूफ प्रोड्यूसर हैं आप, और मे इट बी रॉ टैलेंट, न्यू टैलेंट, आपने उनको प्रमोट किया। जुल्फ़ी भाई, थैंक यू वंस अगेन। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपकी पोस्ट तो हमने देखी जो आपने इतना अप्रिशिएट किया सोनू निगम के उस एक्ट को, कि इसकी वजह से बहुत मोटिवेशन मिलती है नए आने वाले आर्टिस्ट को। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे नाजरीन के लिए फिर से वो शेयर करें, आपको कितना अच्छा लगा, की फीलिंग क्या थी उनके उस एक्ट के बाद, उनके उस वीडियो के बाद? अच्छा, पहले तो जी बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। साफ सी बात, दिल खुश हो गया। हम एज एन आर्टिस्ट ना, हम वी लिव फॉर दीज मोमेंट्स। जब दूसरा आर्टिस्ट सारी चीज़ों को भुला के आर्ट को आर्ट के लिए अप्रिशिएट करे, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। और इन दीज टाइम्स ना, अगर आप नोट करें, हम एक फेसबुक पे वीडियो तो वैसी मतलब कोई चीज़ पसंद है तो हम शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, पर वो वीडियो बना के अपने असली इमोशन को दुनिया को बताना बड़ी बात है। वो बहुत सच्ची बात होती है, उससे सच्ची बात कोई होती नहीं। तो वो जब देखा तो वाकई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि क्या बात है, दिल खुश हुआ। तो खुशी की दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये जो मेरे आर्टिस्ट हैं, इनके लिए ये इतनी बड़ी बात होगी, इतनी बड़ी बात होगी कि यू नो, इतना कहते हैं समथिंग विल मेक माय डे, दिस कैन मेक देयर लाइव्स इफ दे थिंक हार्ड अबाउट इट, इफ दे थिंक डीप अबाउट इट। सो मेरी दुआ है कि ये जो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है इतनी अच्छी वाइब्स का, ये वाइब ना सिर्फ इन आर्टिस्ट को बट और कितने आर्टिस्ट हैं उन सबके दिलों में बसे, रचे। वाह वाह। और वो म्यूजिक की ड्रीम को ना छोड़े मत। मेरा तो लाइफ का मकसद, मिशन ही म्यूजिक है। और म्यूजिक होता ही, मतलब कोई भी अब मुल्क की बात करें ना, इंडस्ट्री बनती नए लोगों से है। तो मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था, मैंने नए लोग ढूंढने हैं, अदरवाइज म्यूजिक कम हो जाएगा। ये नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सोच अच्छा के। नहीं होगा। तो बस ये, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, सवाल तो मेरे पास एक दो और भी थे, लेकिन ये चूंकि आपने दिल पिघलने की बात कर दी, म्यूज़िक ही बात अमन की है, म्यूज़िक तो पैगाम ही अमन का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, दोस्ती का है। और सोनू निगम को हम जानते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत वोकल हैं बहुत सारे मामलात में। और अगर सोनू निगम जो कि बहुत हार्श स्टेटमेंट्स भी थोड़ा थोड़ा हमने देखा कि माजी में देते आए हैं, और अगर वो एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ पर पिघल सकता है, उसकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। हमारा भी यही एक्सपीरियंस था जब हमने थोड़ा दिन पहले, कुछ अरसा पहले हादिया को सुना। वही फीलिंग सोनू निगम की भी हो सकती है। सर, वाकई ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान में जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आर्टिस्ट के लिए वैसे भी बहुत थोड़ी होती हैं, बहुत अच्छी होती है लेकिन बहुत थोड़ी होती हैं बदकिस्मती के साथ, एक छोटे से बच्चे के लिए ये कितना अच्छा था। सर, मैं चाहती हूँ इसको भी थोड़ा एलैबोरेट करें, दोनों पहलुओं को। देखिए, हाँ, देखिए, पाकिस्तान हमारे मुल्क में टैलेंट भरा पड़ा, ठीक है। मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह करता हूँ, मेरा दिल ये करता है कि नए लोगों को ढूंढूं, उनके साथ काम करूँ। और जब ढूंढना शुरू करता हूँ तो समझ आती है कि ऑब्वियसली जब आप नीयत होती है तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करती है, हम हेल्प करते हैं, मुझे ये सब लोग मिल जाते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो बड़ा ज़रूरी है समझने के लिए। जब हादिया मिली मुझे ज़िया की एकेडमी में, और बहुत सारे बच्चे भी थे वहाँ ऑडिशन में, एक गाना कर रहा था सिर्फ जिसमें सिर्फ बच्चे थे, उनके लिए मैं गया था सिलेक्ट करने। बट मैंने जब उसकी आवाज़ सुनी तो मैं रो पड़ा। और वो ऐसे रो पड़ा कि मुझे कंट्रोल नहीं रहा। तो मैंने ना एक प्रॉमिस किया इससे, इसके अब्बू से, इसके टीचर से, कि आज मैं रोया हूँ ना, कल पाकिस्तान रोएगा, तो कल सारी दुनिया रोएगी तुम्हारी आवाज़ सुन के। मैं तुम्हारा प्रॉमिस है, क्योंकि उसमें कुछ है। और पता है, बच्चों में होता है, एक इनोसेंस होती है, एक रियलिटी होती है, एक ऑनेस्टी होती है, जो कि उन्हीं के अंदर होती है, उन्हीं से चैनल होती है। तो वो चैनल होके मुझे ऐसे टच किए। और फिर अभी तक बाय द वे मुझे ये भी नहीं अंदाजा था कि ये गाना करना, बट ये गाना मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं उस शो में कर रहा हूँ।
ये गाना है जी अदनान और रबी का, सोच एक बैंड है, अदनान ने इसको लिखा हुआ है जी। तो ये जो लाइंस थी ना, लड़ जा अपनी ये जंग तू, कर दे सबको ही दंग तू, बना ले छोटी सी दुनिया, हो जा मस्त मलंग। ये जो स्पेशली इसमें लाइन है ना बना ले छोटी सी दुनिया, इसने मुझे ऐसा इंस्पायर किया कि ये लाइंस ना हादिया ने गानी। और मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगा, मैं बता क्यों रहा हूँ आपको स्टोरी, आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी बात थी, अदनान रबी का गाना था एंड दे वर सो यू नो ओपन टू द फैक्ट के बिल्कुल ये कोलैबोरेशन करते हैं। मुझे दिन याद है कि जब हादिया मेरे स्टूडियो आई और अदनान रबी भी आया, उन्होंने भी जब पहली दफा सुना तो वो भी आंसू। सो इस तरह ये जो मोमेंट हुआ है ना कि 1.5 साल बाद सोनू निगम ने सुना और उन पे जो इफेक्ट हुआ है, ये इस बात को प्रूव करता है कि अच्छा आर्ट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। क्या बात है, दिलों में उतरता रहेगा और ये हर सारा वक्त दिल बड़ा करता रहेगा इस तरह के आर्टिस्ट का। और इस तरह की अप्रिसिएशन ना हमें हर जगह से मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगी। अच्छा काम करेंगे आप और यही दिल बड़ा भी करेगा और यही आर्टिस्ट को इनकरेज करेगा कि अपनी ड्रीम को नहीं खत्म करना, म्यूजिक ही करते रहना है। और ये हादिया के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, अदनान रबी के लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट। मेरे दो सवाल है कि आप हादिया को आइंदा आने वाले 5-10 सालों में कहाँ देखते हैं? इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि इस तरह आर्टिस्ट को जब हम, ज़ाहिर आपने भी पज़ीराई की बात की, नेशन वाइड भी मिलती है, क्रॉस द बाउंड्रीज भी मिलती है, बाउंड्रीज तो हैं ही नहीं, ये एक आर्टिस्ट को बनाती है या उसकी मेहनत बनाती है? यानी मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि आर्टिस्ट को देखकर, एप्रिसिएशन देखकर अंदाजा हो जाता है कि आर्टिस्ट बन गया, या फिर उसकी मेहनत डिटरमिन करती है? देखिए, मैं एक बात में बिलीव करता हूँ कि टैलेंट बहुत लोगों में होता है, परसिस्टेंस नहीं होती। ओके। आपके कोई एक चीज नहीं है जो आपको बनाती है। अल्लाह मियां ने आपको गिफ्ट दी है, गिफ्ट को ढूंढना बहुत बड़ी बात, बड़ी मेहनत रिक्वायर्ड है, परसिस्टेंस रिक्वायर्ड है। ये तो यकीन करें कि एक तो है ना कि ऑब्वियसली लोगों की दुआएं और आपके लिए और आपकी अपनी एफर्ट सब मैटर करती है। थोड़ी देर के लिए सोचें, हादिया के वालिद साहब, उन्होंने उसका टैलेंट को फिगर आउट करके, हालांकि उनकी फैमिली में रन नहीं करता ये टैलेंट, ही इज अ टेलर, उन्होंने सोच के कहा कि मैं इसको गाना सिखाऊंगा, एकेडमी में डालूंगा। उन्होंने वो चीज़ नोट की, उन्होंने मेहनत की। बच्ची ने कहा मैं सीखूंगी, उसने मेहनत की। और इसके बारे में इसके टीचर से पूछिएगा, ये 8-8, 10-10 घंटे नॉन स्टॉप है। और मेरे लिए क्या एग्जाम्पल है, जब हम जैम कर रहे थे, और आप देखें इसका पार्ट आसान नहीं है, मुझे मुश्किल है। हमने को 10 दफ़ा गाना पहले जैम किया, उससे पहले 15 दफ़ा प्रैक्टिस किया। इसने एक बात नहीं की कि मैंने नहीं करना। फिर आगे चलें, जब जिस दिन शूट था, जिस दिन आप देख रहे हैं, जो आप वीडियो देखते हैं, ये लाइव है सारा, ये उधर ही गा रही है। आप इसके एक्सप्रेशन देखें, आप इसकी थ्रो देखें, सब आपको ये बात का अंदाजा हो जाएगा इसमें मेहनत लगी हुई। देखें, मेरा इसको मिलना ना, ये मेरे लिए कोई सरप्राइज और उसके भी सरप्राइज नहीं। नीयत अच्छी, ऑनेस्ट मेहनत, अल्लाह मियां जरिया बनाता है, ये मेरा यकीन है इस बारे में। इसलिए मैं सबको ये बात करता हूँ कि दिल नहीं छोटा करना किसी चीज से, मेहनत करते रहनी है। और मेहनत करेंगे ना, अगर आपका स्किल बिल्कुल देखते रहना है, ख्वाब देखना जरूरी है, देखते रहना बिल्कुल जरूर। ख्वाब देखने तो जरूरी है, ख्वाब की वजह से तो हम जिंदा हैं। जो हमें पता है हमने अब नेक्स्ट क्या करना है, यू हैव टू ड्रीम बिग। सो सबके लिए मेहनत, परसिस्टेंस, नहीं हार माननी, नहीं माननी हार। क्या और इंशाल्लाह जो आप फ्यूचर की बात कर रहे थे, हादिया जैसे इतने और आर्टिस्ट, इतने और बच्चे जो पाकिस्तान की शान है। क्यों आप सबको जब ये वीडियो आई क्यों इतना अच्छा लगा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, सरप्राइज था आपके लिए, प्लेजेंट। आपको नहीं एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होने वाला है, हुआ तो बात ही खत्म हो गई। और मुझे अंदाजा इतना जबरदस्त लगा और हम प्राउड फील किया ना इस पाकिस्तानी। हमारे पास बहुत सारी सर बात आपकी कट रही है, सॉरी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, लाइव नहीं गा पाते। और इंशाल्लाह मेरा मकसद, ये बच्ची गा लेती है। आपकी बात ठीक है, गिफ्टेड है, बट इसमें कोई शक नहीं है कि बच्ची गिफ्टेड है माशाल्लाह। और बाय द वे, मैं जब भी लोगों को ढूंढता हूँ तो मैं इसी नियत से ढूंढता हूँ, अगर मेरा शो ही लाइव है, इट्स इम्पोर्टेंट दैट दे आर एबल टू सिंग लाइव। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। शी हैज टू कीप परफॉर्मिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये भी चाहता हूँ कि हादिया अपना चाइल्डहुड भी एंजॉय करे। थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमको वक्त दिया और सुना दिया, बहुत सारी यादों को यूं करके जगा दिया। तो अब चूंकि 14 अगस्त सर पे है
और हादिया की मैं एक बार फिर से कोई सुपर फैन बन चुकी हूँ। तो प्लीज़ हादिया, कोई मिली नगमा, कोई तराना हो जाए। जी, अब मैं आपका वो वाला अपना तराना सुनाने लगी हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट प्राइज़ विन किया था। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, कौम के जरे पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। एक शख्स है जो वीडियोस ऐसी एडिट करता है कि उसको देखकर लगता है कभी वो जहाज से छलांग लगा रहे हैं, कभी वो ट्रेन को यूं करके रोक देता है और कभी वो शेर की सवारी कर लेता है और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर पे भी लटक के ऊपर चला जाता है। गायब भी हो जाते हैं, कपड़े नीचे फेंकते हैं, तो फिर बच्चे तैयार धैयार दिखाई देते हैं। अब ये अर्थुरुल। अर्थुरुल के साथ ये इन्होंने क्या किया, मुझे पूछना है। शोएब, मुझे ये पूछना है। बहुत ये कुछ क्या? पूछना है। अच्छा जी, इंटरनेट पर ज़ाहिर है इनकी बहुत सी वीडियोस नजर आते हैं। जाम सफदर इनका नाम है। हर इंटरनेट सारिफ ये सवाल करता है कि आखिर जाम सफदर ये सब कैसे कर लेता है। टिकटॉक, फेसबुक समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इनकी वीडियोस हैं। छोटे से गांव से इनका ताल्लुक है, तो आज हमने सोचा कि इनसे ज़रा हम इससे मुतालिक बात करें कि आखिर ये सब ये कैसे कर लेते हैं। जाम सफदर, बेहद शुक्रिया, आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो एडिटिंग आप करते हैं, ये आप खुद ही करते हैं, कोई करके देता है, या आपने प्रॉपर सीखी है, या आप सीख रहे हैं? जी, ये एडिटिंग मैं खुद करता हूँ, मुझे कोई करके नहीं देता, लेकिन ये मैं अभी सीख भी रहा हूँ, मैंने सीखा भी है। आपको शौक है एडिटिंग सीखने का? जी बिल्कुल। ओके, मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि पहली बार जब आपने सोचा कि अच्छा मुझे वीडियोस बनानी है, वो क्या ख्याल था? किसी की वीडियो देखी थी या आपको लगा अच्छा टिकटॉक पर लोग मशहूर हो रहे हैं तो आपको मशहूरी चाहिए, आपने सोचा मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपके पास मुनफरद आइडियाज थे, आपने एग्जीक्यूट किए, एग्जैक्टली हुआ क्या था? जी, ये मेरा छोटा बेटा पहले वीडियो बनाता था, छोटे छोटे क्लिप, उसको देखा जब मैंने फिर टिकटॉक ऐप देखी तो उस पर लाखों लोग फॉलोअर ले रहे थे, बहुत मशहूर ऐप हो चुकी थी। मैंने सोचा भी मैं भी इस पर कोई अपनी वीडियो डालूं, फिर मैंने अपनी वीडियो डालना शुरू की तो मुझे शुरू में तो कोई रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि मैं लिप सिंक पे ही बनाता था। फिर मैंने एडिट करना जब शुरू की तो बहुत रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, तो फिर मेरा जज्बा थोड़ा और बढ़ गया। और रिस्पांस आपको कैसा चाहिए था? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब भी आप कोई अछूते से अनोखे से आइडिया के ऊपर काम करते हैं, यहाँ से गुम हुए, वहाँ से जाके बच्चे को शरारत, छोटे शरारती बच्चे के साथ आपने शरारत कर डाली, कहीं आप अर्थुरुल बन गए, तो आपकी सोच क्या होती है? लोग देखें, लोग खुश हों, एंटरटेन हों, वो ये भुला दें कि आज उनको कितनी टेंशन है, वो ये भुला दें कि उनको कोरोना से खौफ है, उससे बचना है, या वो कुछ परेशानियों में है, ये चाहते हैं कि ख्याल क्या होता है पीछे? जी, ख्याल यही था क्योंकि कोरोना चल रहा था, बिल्कुल लॉकडाउन था, तो उसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा चलें घर में बैठे तो कोई एंटरटेनमेंट करते रहें। जब लोगों ने भी अच्छा रिस्पांस दिया तो फिर मेरा जब हौसला बढ़ा तो मैंने और एंटरटेनमेंट करना शुरू कर दिया। और मैं
आइडिया ढूंढता रहा। इसमें कोई शक नहीं, आप मुनफरद आइडियाज़ पे काम करते हैं, वाकई आपकी वीडियोस बहुत मुनफरद होती हैं। मुझे ये बताएं कि इन वीडियोस के बाद जो आप भी जिस रिस्पांस का जिक्र कर रहे हैं, कितने फॉलोअर्स हैं अब आपके टिकटॉक पर, कितनी पजीराई मिलती है आपको टिकटॉक पर? जी मेरे 7 लाख फॉलोअर हैं, 8 मिलियन जो है ना लाइक हो गए। वाओ। और ये बताएं कि क्या होता है, फैमिली खुश होती है, दोस्त वगैरह कहते हैं कि भाई मशहूर हो गया, आ गए आप तो जबरदस्त काम कर रहे हैं? जी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। हमारा छोटा सा गांव है धूड़कोट, तो धूड़कोट को तो कोई जानता नहीं था, अब सब मीडिया वाले कॉल करके पूछते हैं धूड़कोट जाम सफदर। तो अब हमारे इलाके के जो मौजूद शख्सियत है वो भी अब हमें अच्छा रिस्पांस दे देंगे, यार आपकी वजह से हमारे गाँव का नाम आ रहा है, और तो बहुत खुशी होती है। मुझे गांव का नाम बताएंगे एक बार फिर से? धूड़कोट कहाँ पे है ये? धूड़कोट, ये धूड़कोट जिला भावलपुर। धूड़कोट, ओके, भावलपुर में है। और मुझे ये बताएंगे कि ये इसके अलावा क्या क्या कुछ कर लेते हैं आप? ये तो आप करते हैं, जरिया माश क्या आपका, क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं आप? जी जॉब मेरी कोई नहीं है, मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं आप? ठीक है, तो बस थोड़ी सी खेती बाड़ी कर ली, फिर थोड़ा टाइम निकाल लिया वीडियो बनाने के लिए? जी बिल्कुल, आधा टाइम खेती बाड़ी को देते, आधा अब इसको। अच्छा। जाहिर है टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, आपका शौक है वैसे एक्टिंग का? जी बिल्कुल, एक्टिंग का मुझे बहुत शौक था, लेकिन हमारी जो मकसद है एक छोटे से गांव से ना मेरी इतनी पढ़ाई हुई है, तो ये अब आड़े हाथ आ गई थी, आगे जाने का मौका ही नहीं मिला। वरना आपने सोचा हुआ तो था ना कि मुझे आगे जाकर अच्छा एक्टर बनना है, थोड़ा किस्मत आजमाएंगे, जी फील्ड में जाएंगे। पढ़ाई का भी बहुत शौक था और मकसद है अपने काम का लगन बहुत है, जो भी मैं काम करता हूँ उसमें लगन बहुत रखता हूँ। तो लेकिन हमारी जो यहाँ छोटे से गाँव है, यहाँ के लोग इतना वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मकसद स्कूल की कमियाँ थी, तो यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं हो सकी मेरी। सही। तो इस वजह से बहुत परेशान। अच्छा, अब देखिए, एक जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, साथ में आपने बीड़ा उठा लिया है कि मैं लोगों को हंसाऊंगा भी, मैं उन्हें सोचने पर भी मजबूर करूंगा, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर, मुख्तलिफ वीडियोस बनाकर। तो इंटरनेट तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर काम करना आ गया ना, तो पढ़ाई भी हो सकती है और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं आप। कुछ ऐसा कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई तो मैं अब नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोई बात। जो एडिटिंग के जो ये भी बड़ी अच्छी बात है, आप स्किल सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ठीक है पढ़ाई नहीं कर पाए लेकिन अब एटलीस्ट आप स्किल सीख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। वी रियली अप्रिशिएट दैट। अब मुझे लेकिन ये बताएं कि आप प्रोफेशनली इस एडिटिंग को यूज करना चाहते हैं सीखने के बाद, कि आप इसको प्रोफेशन बनाएं? जी असल में इसको प्रोफेशनल तो मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए एडिट करना अब कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो है मेरे लिए आगे मेरी मसला सबसे ज्यादा तलीम का ही आ रहा है। अब एडिट करना तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, अगर वर्ल्ड मुझे कोई मिल जाए तो मतलब है कोई भी, मैं किसी चीज पे भी एडिट कर सकता हूँ, 3D पे भी मैं काम। इतने टैलेंटेड है आप। आपको पता है जैसे कोई टीचर नहीं मिलता, जैसे क्लास नहीं मिलती, स्कूल नहीं मिलता, उसको ना गूगल मिल जाता है, वहां से बहुत कुछ मिल जाता है। एंड आई नो अगर आप कर पाएंगे, आप बहुत टैलेंटेड है। जी बहुत शुक्रिया, आपकी यही बात सही है कि आप गूगल ने बहुत सहारा दिया हुआ है उन लोगों को जिनके यूट्यूब वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं। बिल्कुल, यूट्यूब पे लाखों ऐसे ट्यूटोरियल पड़े हैं, जिस चीज का आपको शौक है उसके मुताबिक आपको यूट्यूब रिलेटेड करता है, प्रोवाइड करता है। और आप इसीलिए इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। और मुखलियास एक छोटे से गांव से, दूर गांव से एक खेतीबाड़ी कर रहा है किसान, और साथ में वो वीडियोस भी बना रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि वो भी हंसे मुस्कुराएं और दूसरे लोग भी, तो ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात थी। तो इसीलिए हमने इनवाइट किया और इस आइडिया के ऊपर थोड़ा सा काम किया। मौसम यूं तो बदलता ही रहता है पाकिस्तान के, कब बारिश हो जाती है, कब गर्मी होती है, कब सर्दी होती है, यू नेवर नो। और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आपको कोई ना कोई बीमारी भी आन घेरती है, जैसे कि मौसमी बीमारी, नज़ला, खांसी, जुकाम वगैरह। तो सेहत, सुबह से तो मुझे खांसी महसूस हो भी रही है, गला, मेरा भी गला दर्द कर रहा था। वैसे ये सिम्टम्स हम दोनों को, बिल्कुल हम दोनों किसी को भी नहीं होने चाहिए, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली, द मोमेंट यू से कि आपको नज़ला, खांसी या जुकाम है, तो पहला सवाल ये होता है
भाईजान कोरोना तो नहीं करा लिया। चलो जी, इससे मुतालिक बात करते हैं कि अपना ख्याल कैसे रखें और किन घरेलू टोटकों से इनका इलाज, और अगर आपने इनका बचाव करना है तो कैसे। टोटका एक्सपर्ट डॉक्टर ईसा में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर ईसा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, मैं सही कह रहा हूँ कि मौसम बदल रहा है या नहीं बदल रहा? बिल्कुल बदल रहा है, और मौसम मानसून के बाद बदलता भी है, और कुछ इसके रंग होते हैं जो नजर नहीं आते। ओके। उस इम्पैक्ट जो उस बदलने के होते हैं वो लाइक आप देखेंगे कि मानसून हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में होता है, और जिन मुल्कों ने, जिन कौमों ने निस्ब ईमान रखा सफाई को, वो इंजॉय करते हैं इसको मानसून को। लेकिन हम आधे घंटे एंजॉय करते हैं, फिर 8 दिन रोते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्लीनिंग और सफाई के मसाइल बहुत हैं। फिर उसकी वजह से होता ये है कि जब ये पानी मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा हो जाता है ना, तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। आपको पता है कि नज़ला, जुकाम, खांसी, बलगम ये तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इससे आने वाले जो और मसाइल है, जहां जहां पानी खड़ा हुआ है, बहुत बड़ी तेजी के साथ अफजाइश होती है इस सीजन में डेंगू की। और जो कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे अगले महीने ये खतरनाक होगा हम लोगों के सर। लिए अभी ही उसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें तो। जी जी जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये इसकी पीक जाएगी, इसकी पीक अगले महीने। तो इस मौसम के अंदर आने वाले जो मसाइल हैं, होता ये कि जब प्रॉब्लम आती है तो हमारी आंखें खुलती हैं। हम लोगों से कहते हैं कि उस मसले से आने से पहले आप होशियार हो जाएं। ओके। तो अब ये देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो इस वेदर के अंदर उनको ड्राई कफ होता है, यानी कि ड्राई कफ होता है। तो ऐसे लोग, जाहिर बात है, हमारे मुल्क में बहुत सा बड़ी आबादी है, और एक ऐसी बड़ी आबादी जो आपके चैनल को देख रही होती है, तो वो चाहती है कि हमें कोई ऐसी चीज बता दें जो हम घर में बैठ के बनाएं। तो मैं लोगों से कहूंगा जिनको खुश खांसी हो, तो खुश खांसी वाले लोग क्या करें, अपने घर में 1 टीस्पून शहद ले लें, 1 टीस्पून उसमें हनी डाल दें। 1 टीस्पून शहद, 1 टीस्पून यानी कि हनी जो है 1 टीस्पून लेना है। अदरक का रस लेना है आपने 1 टीस्पून, और चुटकी जो है उसमें आपने काली मिर्च डालनी है। आपने ये सुबह शाम लेना है। खुश खांसी के लिए बेहतरीन दवाई है, जबरदस्त, सो इजी। अच्छा, फिर कुछ लोग वो होते हैं जिनको खांसी के साथ बलगम होता है, वो खांसते बेचारे, फिर उनको बल आए। तो ऐसे लोगों को ये करना चाहिए अपने घर में, और ये बड़ी आसान सी चीजें हैं। उनाब जो हैं वो अच्छे खासे 50 रुपए में मिल जाते हैं, रेड कलर के बेर की तरह होते हैं उनाब। आपने 5-6 दाने उलाब के लेने हैं, और उसके अंदर आपने डालना है गुने बलबशाह की चपटी, थोड़ा सा गुले बनबशाह उसमें डाल दें, और साथ में 2 इंजीर डाल दें। और चौथी चीज इसमें जो आपने डालनी है वो थोड़ी सी मुलेठी डालनी है, और 1 कप में इसको पकाना है। ये भी सुबह शाम अगर पिएंगे तो बलगमी जो खांसी है, जिसमें आपका चेस्ट वगैरह ब्रीथिंग का मसला होता है, ये उसके लिए बेहतरीन होता है। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं लोगों से कि अल्लाह ताला, ये बात जो हदीस है, ये मैं बार बार इसका मफहूम रिपीट इसलिए करता हूं कि जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि भाई डेंगू आने वाला है, तो अल्लाह कहते हैं कि मैं नहीं उतारूंगा जमीन पर उस बीमारी को जिसकी दवाई मैं पहले ना उतार दूं। अगर आप मार्केट में गौर करें तो मिठ्ठे आए हुए। अच्छा, ये फल आता है बहुत छोटे टाइम के लिए, बिल्कुल। अगर 4 दाने बड़ा आदमी, 4 दाने, और 10 से 15 साल का बच्चा 1 दाना रोजाना ले ले, आप यकीन करें कि ये खाने वाले बंदे को डेंगू नहीं लग सकता। बल्कि मच्छर काटेगा तो मच्छर मर जाएगा, लेकिन बंदे को कुछ नहीं हो सकता। ओके। तो दवाई मार्केट में मौजूद है, लोगों को अभी से लेनी चाहिए, अभी से मीठे खाने चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको पता है ना, फिर वो उसके जो हमले होते हैं तो फिर वो बेचारे सालों सालों इलाज करा रहे होते हैं। तो हमें बीमारी से पहले दवाई पे ज्यादा फोकस है, लेकिन नेचर पे करें, नेचर पे, क्योंकि जो हमारे बनाने वाला है वो हमारी बीमारियों की दवाई बनाना भूला नहीं। वो ज्यादातर आपको सब्जियों में, फ्रूट में, इन चीजों में मिलती हैं, हम उनसे जरा दूर हैं थोड़ा सा। सही। जी जी। अच्छा, अब आपने ज़ाहिर है इससे पहले 2 हमें रेसिपीज़ बताई जो कि हमने खुश खांसी या बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल करें, तो वो भी बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं या वो सिर्फ बड़ों के लिए है? जी बिल्कुल, ये आप 1 साल के बच्चे को भी 1-2 टीस्पून वक्फे के साथ दिन में 3-4 दफा पिला सकते हैं। उसके खुराक का वॉल्यूम कम होगा, लेकिन ये उस पर भी काम करेगी। और खास तौर पर जिनकी इस वेदर की वजह से एलर्जी ट्रिगर हो जाती है, सही, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनकी स्किन खराब हो जाती है, एलर्जी की वजह से रेडिश पन आ जाता है,
तो उन लोगों को ये करना चाहिए अपने घर में। मैं 4-5 चीजें बता रहा हूं और ये आसान है, आप किसी भी पंसार से जाकर ले सकते हैं। गुले बनफशा, गुले गाओजबा, उनाब, सौंफ, गुलमंडी, ये 5 चीजों का पाउडर बना ले, चाय की तरह मोटा मोटा अपने घर में रखें। ये मल्टीपल काम करेगी। नजला, जुकाम, खांसी, बलगम, एलर्जी, आप दिन में 1 कप पानी लें, 1 चमची डालें, 2-3 जोश दें और उसको छान लें। अगर शुगर नहीं है तो फीका पी लें, और अगर शुगर नहीं है तो आप जाहिर बात है उसमें शहद वगैरह डाल के इसको पी सकते हैं, और बेहतरीन है, इस मौसम के लिए बेहतरीन है। और इस मौसम में एक और प्रॉब्लम भी होता है, खांसी, नज़ला, हल्के बुखार के अलावा जिनका ऑयली स्कल्प होता है उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है जी। अब वो बार बार शैम्पू करें, फिर हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बाल मैनेज करना मुश्किल हो जाते हैं। आप प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। इसका बेस्ट तरीका तो ये देखें, हमारे यहाँ तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं ऐसी सूरत में टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करूंगा, लेमन ऑयल इस्तेमाल करूंगा किसी और ऑयल में, लेकिन हर आदमी की रेंज नहीं होती है। तो आप घर में करें और बहुत अच्छा करें, मेरी दवाई से भी अच्छा करें, तो आप थोड़ा सा योगर्ट ले लें। थोड़ा सा योगर्ट में एक पूरा नींबू निचोड़ लें और उसको बालों की रूट्स में लगा दें, जैसे मेहंदी लगाई जाती है बालों की जड़ों में। 20 मिनट उसको लगाने के बाद उसको पानी से साफ कर लें, उसके बाद आप चाहें तो शैम्पू कर लें। तो ये सुबह का अगर किया हुआ है तो आपको इंशाल्लाह रात तक पसीना या वो जो पानी आता है स्कैल्प में वो नहीं आएगा। और वो जो कॉम्बिनेशन हेयर होते हैं कि स्कैल्प तो आपका ऑयली है, सर की जो जड़ है बालों की उसके पास से तो वो चिपचिपे हो रहे हैं, लेकिन वो नीचे आते आते बिल्कुल डल हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं बाल, उसके लिए क्या करें? हाँ, उसके लिए बेहतरीन तरीका तो ये है कि अगर आपके जैसे ड्राई होने की भी जरा मुख्तलिफ लेवल है, कुछ कम ड्राई होते हैं, कुछ वो ड्राई होते हैं जिसको हम आम जुबान में कहते हैं भाई झाड़ू वाले बाल, यानी कि बिल्कुल वो रफ टाइप के हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बाल सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं, तो उनको चाहिए कि एक बनाना ले लें, एक बनाना नरम बनाना ले लें, और एक केले के अंदर उन्होंने ऐड करना है 1 टेबल स्पून जो है कैस्टर ऑयल। 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल डालना है। ये मैं आम चीजें बता रहा हूँ जो घर में मिल सकती है। और उसके अंदर 1 टेबल स्पून वर्जन ऑयल डालना है या कोई भी कोकोनट ऑयल डालना है। इन तीनों को आप ब्लाइंड करके ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। अब ये बालों को आप अगर लंबे हैं तो आप यूं लगाएंगे, और अगर छोटे हैं तो आपके बालों के रूट्स में लगाएंगे। ये पेस्ट पूरे बालों को लगाकर 20 से 25 मिनट के बाद वॉश कर लेंगे, तो वो जो बालों की सॉफ्टनेस है वो भी आ जाएगी और आपकी स्कैल्प भी सही रहेगी। थैंक यू ना, आपने मुझे सबके बारे में बता दिया। अब ज़रा क्विकली देखें, हमने थोड़ा सा सांस की दिक्कत और खांसी इस सब के ऊपर भी बात कर ली, स्कैल्प पे भी बात कर ली। पेट खराब होता है लोगों का, उसके लिए कुछ बता दें क्विकली। अच्छा देखें, इसमें क्योंकि ये वेदर ऐसा है, इसमें ज़्यादातर डायरिया, मलेरिया, लूज मोशंस ये हो रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों को, छोटे बच्चों की क्योंकि इम्यूनिटी बहुत डेवलप हो रही होती है, तो इस दौरान उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो जाहिर बात है माँ बाप मजबूर होते हैं, एंटीबायोटिक पे चले जाते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आप अपने घर में आदत डाल दें, 1 ड्रॉप, अगर छोटा बच्चा है तो 1 ड्रॉप उसके लिए डेली काफ़ी है कि उसको कलौंजी का ऑयल 1 ड्रॉप जो है उसके मुंह में डाल दें। और अगर बड़ा है, मेरी उम्र का है या इससे भी बड़ा है कोई, तो वो ½ टीस्पून डेली ले सकता है। आपको अंदाजा नहीं है कि ये मौसमी बुखार, आपकी इम्यूनिटी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर कोई भी अपनी एक रूटीन बना ले तो इसमें आपको पता है सुन्नत भी है, हदीस भी है, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और वैसे भी इम्यूनिटी बेहतर होगी तो कोई बीमारी हमला नहीं करेगी। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। कराची से यहाँ बिन कासिम टाउन में पालतू चीते पिंजरे से निकलकर फार्म हाउस के कंपाउंड में आ गए, जिन्हें देखकर करीब ही वाक़े मदरसे के तलबा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। एनीवेज, आई स्टैंड करेक्टेड, शेर हैं, चीते नहीं हैं। अफरा तफरी मची तो मालिक ने इन शेरों को काबू करके दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर यह खबरें भी ज़ेर गर्दिश रहीं कि जो शेर थे ये मदरसे में दाखिल हुए। तो ये हमने कुछ विजुअल आपको दिखाएं, लेकिन इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ जावेद मेहर साहब ने। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है इस सिलसिले में? क्या तफ्तीश हुई? जैसा कि आपने बताया कि उसी कंपाउंड के अंदर थे ये शेर, जहाँ पे इसके मालिक ने इलीगल पोजीशन में रखे हुए थे। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। और
जो नेक्स्ट डे को ये हियरिंग में आए कल, तो एक एक्सपायर्ड लाइसेंस जो कि गोश्तखोर यानी हर्बीवोर एनिमल्स के रखने का था, और वो भी किसी दूसरी जगह पे था। तो कल ओपन प्रोसीडिंग्स चली हैं, आज फिर उसको तलब किया हुआ है। यकीनन ये रेजिडेंशियल एरिया से शिफ्ट होगा और अकॉर्डिंग टू लॉ इस पर प्रोसीडिंग्स जारी हैं। सर मुझे थोड़ा सा वाक़े के बारे में बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ये पूरे कराची में दंदन आ रहे थे। तो प्लीज़ आप ये बताइएगा कि ये निकल आए बाहर, बच्चों ने शोर मचाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरा वाक़या एक बार आप दोहरा दीजिए ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए, इस तरह से है कि ये उस कंपाउंड के अंदर काफ़ी अरसे से मौजूद थे। ओके। और इनके खाना डालने वाले आदमी ने, जो उनका केयरटेकर होता है, उसे खाना डालने गया तो दरवाज़ा खुला रह गया और वो उस पिंजरे से बाहर निकल आया। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह से उनको बच्चों ने देख के शोर मचाया या अहले मोहल्ला, तो जब वो कई दिनों से इस प्रेजेंस को नोट कर रहे थे, तो ये कंसर्न पुलिस स्टेशन, फिर अदरवाइज यूनियन काउंसिल, हाँ, या यूनियन काउंसिल, अदरवाइज काउंसलर, या फिर आजकल तो सोशल मीडिया, सिंध वाइल्ड लाइफ का सोशल मीडिया है, फ़ोन नंबर्स हैं, लेकिन कोई इतला नहीं। लोग किसी वायोलेशन को नोटिस करके सह जाते हैं, तो सहना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। मेयर साहब नहीं, दो रवैये हैं। एक तो वायलेशन की बात है, रिपोर्ट ना करना, दूसरे ये कि बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। वो अपने बच्चों को ले जाते हैं बाकायदा दिखाने के लिए कि हमारे जो फला मोहल्लेदार हैं, फला दोस्त हैं, वो उन्होंने देखो ऐसे जानवर पाल रखे हैं। तो ये थोड़ा सा इस मौके पर क्लियर करने की ज़रूरत है कि किन जानवरों को आप घर में पाल सकते हैं और किन जानवरों को आप नहीं पाल सकते। तो अगर कोई देखे तो वो रिपोर्ट करे। सर, इसकी अवेयरनेस पहले ज़रूरी है। प्लीज़ एक पैगाम उस पर, दीगर सवाल फिर करेंगे। यकीनन बिल्कुल आपकी बात सही है कि इसकी अवेयरनेस होती है, और अवेयरनेस काफ़ी लोगों में आ गई है अब। लेकिन ये भी ज़रूरी है, सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल कोट करूँ कि ना सिर्फ लोग देखने चले जाते हैं, बल्कि कई ऐसे मीडिया शोज़ में लोग एनिमल्स लेकर आ गए, और फिर उसको देख के हमने रिक्वेस्ट भी किया पैमरा को कि जी ऐसे इंस्ट्रक्शंस जारी किए रहे कि लोग अपने शोज़ में एनिमल्स को न ले आएं, इससे रुझान बढ़ता है। सही। लेकिन सर सवाल फिर भी वही, कौन से वाइल्ड एनिमल्स कोई आम शहरी अपने घर पे रख सकता है, पाल सकता है? वो जानवर जो घास खाते हों, ओके, और जिन्होंने किसी फार्म पे जन्म लिया हो, जंगल से पकड़े हुए वाइल्ड बिल्कुल नहीं, फैंसी बर्ड्स या फिर फार्म के पैदाशुदा घास खाने वाले जानवर। यानी फार्म में अगर कोई वाइल्ड एनिमल है तब भी वो घर में नहीं रखा जा सकता? नहीं, फार्म पे वही होगा जिसने फार्म पे जन्म लिया होगा। अगर वाइल्ड का पकड़ के किसी पिंजरे में बंद करेंगे तो उसको तो वो अपने आप को मार देता है, वो आज़ाद फिजाओं का आदी होगा, और वो नहीं रह सकता वहाँ पे जिंदा। लेकिन सर बहुत से नहीं कहता, कुछ कह देता हूँ, कुछ शहरी ऐसे जिनके पास सर वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो तो लेकर निकलते हैं, अपनी गाड़ियों में लेकर निकलते हैं। सफ़ेद शेर भी हैं सर 2 शहरियों के पास, उनकी बहुत सी वीडियोस भी सामने आती हैं। तो उनको इजाज़त है या वो भी गैर कानूनी है? या आपको इल्म नहीं है सबका? ये दो सवाल हैं। जो मैंने कहा फार्म के पैदाशुदा, तो दुनिया में फार्मिंग वाइल्ड एनिमल्स जो वाइल्ड ओरिजिन के थे उनकी फार्मिंग हो रही है। मैं यही तो आपसे पहले कहा। और ऐसे ही एनिमल्स की एक्विजिशन हो गई, क्योंकि साइटीज़ के एक्ट के तहत इंपोर्ट किए लोगों ने पहले, और फिर वो लायंस चूँकि कैट की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये साल में 3 दफ़ा बच्चे देंगे, और 4 महीने गेस्टेशन पीरियड इनका होता है। इम्पोर्टर्स ने वायोलेट किया, और एक इस तरह से बड़ी बिग ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करती है, जो कि लोगों को लायन सेल कर देते हैं, जिसका कंसर्न एजेंसीज को, हुकाम को पता नहीं होता, और लोग अपने पोजीशन में रख लेते हैं विद इन देयर कंपाउंड। नहीं सर, सवाल अहले मोहल्ला के ऊपर सवाल फिर भी अनएड्रेस्ड है सर। फॉर एग्जांपल, किसी ने इंपोर्ट भी किया, एक कोई शेर है या उसने अपने फार्म में रखा, और वहां पर बच्चे हुए उसके, शेर के हुए, चीते के हुए, कोई और वाइल्ड एनिमल था, अब वो क्योंकि फार्म में पैदा हुए हैं, तो वो रख सकता है फिर अपने घर में या नहीं रख सकता? नहीं रख सकता सर। इसका मतलब ये हुआ किसी ने सफेद शेर भी रखे हुए हैं तो वो गैर कानूनी हैं। देखें, सफेद शेर
ये म्यूटेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं है तो वाइल्ड एनिमल ही नहीं, म्यूटेशन, ये उनकी म्यूटेशन होंगी, इन्होंने ब्रीड कर ली है क्रॉस, और वो उन्होंने ब्लैक मार्केट में सेल कर दिए। इंपोर्टर्स ने वायोलेट किया लॉ को। सर वायलेट जिसने भी वायलेट किया, जो भी मामला हुआ, किसी ने अगर रखे हुए हैं, वो गाड़ी में लेकर बाहर निकलता है, तो वो लीगल है या इलीगल है? पब्लिक डिस्प्ले पर पिछला जो सिंध की मैं बात करूंगा, सिंध के टेरिटोरियल बाउंड्रीज की, हमारा सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1972 था। ओके। उसमें लॉ इस मामले पर साइलेंट था, लेकिन हमारा एक्ट जो नया आया है, जिसको असेंबली ने अप्रूव किया लास्ट वीक, उसमें इसके पब्लिक डिस्प्ले पर पाबंदी है। और सिमिलरली एक पिटीशन भी सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग में है, जो कि कंसर्न सिटीजन ने फाइल की हुई थी, जो कि इस पब्लिक डिस्प्लेस के अगेंस्ट थी, और जिसमें यानी रख सकता है, दिखा नहीं सकता, रोड पे नहीं ला सकता, उसको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में उसका घर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस बनाएगा, और अगर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस घर बनाएगा तो वो इंसानी घर से महंगा घर बन जाएगा। शौक भी महंगे, वो बना भी लेगा जिसने करना होगा सर, लेकिन फिर भी खतरा तो है सर। दूसरे ये भी प्लीज देखें जी, देखें, जब मैंने कहा, मैंने अब इसको मजीद अगर खोलूंगा तो फिर आप दरमियान में कोई पूछ लेंगे, मेरी बात अधूरी रह जाएगी। नहीं, आप प्लीज मुकम्मल कीजिए। वो गाइडलाइंस के मुताबिक, हाँ, जब वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होगा तो उसमें उसका घूमने का अंदर काफ़ी सारा उसको एटमॉस्फेयर होगा, वो उसको गले में पट्टा डाल के गाड़ी में बिठा के रोड पर नहीं ला सकता, और वो रहायशी इलाके में नहीं होगा, और काफ़ी सारा उसको रकबा होगा जो कि फेंस्ड होगा, चारों तरफ से बंद होगा, और वहाँ पर उसका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। ये इस तरह से बिल्कुल गलत है, जो लोग गाड़ी में बिठा के रोड पर आ जाते हैं, ये एग्जिस्टिंग लॉ के मुताबिक भी गलत है इवन। और तो लोग इंडिविजुअल एक्शन को अपने को जो है वो एक रॉन्ग एक्शन है, और इस पर हम अभी काफ़ी संजीदा हैं कि लोग डिस्प्लेज ये अपने रेगुलराइज करें तो और अकॉर्डिंग टू लॉ करें। अब ज़रा मुझे ये बताइए कि पूरे साल में ऐसे कितने केसेस होते हैं कि जो आपने उसके ऊपर जाके रिस्पॉन्ड किया होता है, उसमें आपने फिर जो है ना वो जानवर बाजियाब कराए होते हैं, बिल्कुल इसी नौइयत के, उसमें किसी मोहल्ले वाले की शिकायत नहीं, आप लोगों की अपनी वर्किंग होती है ज़्यादा? आज तक ये जो है सिंस लास्ट 1 ईयर में बताऊंगा, सिंस लास्ट 1 ईयर व्हाट वी हैव डन, हमारी एक पूरी डिप्लॉयड टीम है जो कि पेट्रोलिंग कर रही होती है, कि अगर किसी ने डिस्प्ले किया, हमने पब्लिकली भी अनाउंस किया हुआ है कि अगर कहीं किसी ने डिस्प्ले किया तो हमें रिपोर्ट करें, लेकिन आज तक इस 1 साल के अरसे में हमारे पास कोई रिपोर्ट रजिस्टर नहीं हुई है और कोई आदमी डिस्प्ले पे नहीं ले आया। और आप लोग रिपोर्ट का इंतजार भी कर रहे हैं जावेद साहब? यस, वक्त बड़ी तेजी से कहें कि इंतजार नहीं, लेकिन हम सर इंतजार ना करें ना, एक्टिव हो जाएं, आप लोग खुद भी काम करें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, सिलसिले में बात कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसी कुछ गड़बड़ देखा करें, किसी को इस तरह से डिस्प्ले करते हुए और प्रोजेक्ट करते हुए देखा करें तो बता दिया करें, कंप्लेन कर दिया करें, फिर वो कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज जू बना रहेगा। आज की सुबह बड़ी शानदार है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा ये कराची है। इतना खूबसूरत कराची का ये व्यू मैंने पहले नहीं देखा, लेकिन कराची बदल रहा है और कराची बदलेगा। हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपने एक्ट्स बदलने हैं, हमें गवर्नमेंट का साथ देना है। एनीवेज, आज हम बात करें कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की, KNIP, और इस वक्त जिस स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ ये है पीपल्स स्क्वायर। इट्स ब्यूटिफुल। इसकी तारीफ ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, ज़्यादा तारीफ हम उनसे करवाएंगे जिन्होंने इस पर काम भी किया है। वैसे तो WHO के इश्तराक से हुआ, लेकिन सिंध हुकूमत ने काम किया है और अभी भी काम जारी है। इट्स मैसिव प्रोजेक्ट, 1.5 अरब की लागत से ये तैयार हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ विद अस। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये कराची है। मेरी मुस्कुराहट, मेरी खुशी के मास छुपा रही है, लेकिन बिल्कुल दिल खुश होता है इस जगह पर आके, और कराची की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको भी देखते हैं, अच्छे मौसम को भी इंजॉय करते हैं, और जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। सर जब मैं यहाँ पर आया, ज़रा मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो
थकावट दूर करना चाहे, एंजॉय करना चाहे, इवन इफ़ यू वांट टू ब्रीथ फ्रेश एयर यू कैन कम हेयर। ये बिल्कुल एक लिविंग रूम होगा, आउटडोर लिविंग रूम होगा। लेकिन सर मेरा सवाल ये है, अगर यहाँ पर इतना अच्छा काम हो सकता है, ये इतना खूबसूरत हो सकता है, मैनेज हो सकता है, जो यूटिलिटीज़ की लाइंस हैं वो अंडरग्राउंड हो सकती हैं, ऑल इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, पूरे कराची में क्यों नहीं हो सकता? आपकी तो इतने सालों से हुकूमत है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मैं समझता हूँ व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्ट इस बात को शो करता है कि जब इस बात को ठान लिया जाए कि हाँ चीज़ों को बेहतर बनाना है, चीज़ों को ठीक करना है, तो आप चीज़ों को बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक लिविंग एग्जांपल है कि किस तरीके से जो सिंध गवर्नमेंट की कमिटमेंट शो कर रही है। सर ये तो ज़रा हम इस जगह पर मौजूद है, इस जगह की बात करें, बट मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम जो सिचुएशन है इस वक्त उस पर भी बात कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट से एक अहम मैं कहता हूँ डिसीजन कह दें उसको या हुक्म कह दें उसको, जो कहा गया कि कराची के मसाइल को हल करने का टास्क दिया गया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, स्पेशली इस हवाले से कि कराची के नालों की सफाई हो या इंक्रोचमेंट हो। आप इस हुक्म को, इस एक्ट को कैसा देखते हैं? सिंध हुकूमत कैसा देखती है? देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि नालों को साफ़ करने की ज़िम्मेदारी किसकी है। ठीक है। ये ज़िम्मेदारी आपकी केएमसी की है, आपकी डीएमसीज़ की है। और चूंकि केएमसी और डीएमसी माजी में ये काम सही तरीके से नहीं कर पाती थी, तो सिंध गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता था। अब की बार हमने फ़ैसला ये किया कि ये जो नालों को साफ़ करने का प्रोसेस है, इसको सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है, इसको मैकेनिकल तरीके से साफ़ करने की ज़रूरत है। तो हमने स्वीप के तहत एक नया इनिशिएटिव लिया, जिसके तहत हमने कराची के ये 38 बड़े नालों को साफ़ करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। इसमें बारिशें 26-27 जुलाई को हुई, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली कराची कुछ मकामात पर पानी खड़ा हुआ और लोगों के घरों में नुकसान हुए। तो एक मीडिया हाइप क्रिएट हुई, वज़ीर आज़म साहब ने उस बात का नोटिस लिया और ख़ुद कह दिया कि जी एनडीए में कोई टास्क दिया जाएगा। हमने उसको वेलकम किया। तो जब चेयरमैन एनडीए में कराची तशरीफ़ लाए तो चीफ मिनिस्टर से उनकी बात हुई, सिंध गवर्नमेंट से बात हुई, तो फ़ैसला ये हुआ कि 38 में से 3 नाले एनडीए में साफ़ करेगी और 35 नाले सिंध गवर्नमेंट साफ़ करेगी। 30 अगस्त का टाइम चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया हुआ है इन तमाम नालों की कंप्लीट सफाई का। तो वी आर ऑन ट्रैक। कराची आपको लग रहा है बदलेगा विद द सेम स्ट्रक्चर, विद द सेम एनवायरनमेंट, विद द सेम पॉलिटिकल पार्टीज? देखिए, मैं समझता हूँ हमें अपनी नीयतों को ठीक करना पड़ेगा। नीयत में फतूर है या नहीं? देखिए, प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाएगी तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मज़ा आएगा। अगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कामयाब होगी तो मुझे बताएं पीटीआई को मज़ा आएगा? नहीं, लेकिन सर अगर वफाक में हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्रोविंस में हो सिंध हुकूमत, बल्दियाती निज़ाम एमकेएम के पास, और तीनों जमातें आपस में एक पेज पर ना हो, चलिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो इत्तेहादी जमात है पीटीआई की, सर मसला तो फिर हल होगा ही नहीं कभी अगर इसी तरह का निज़ाम रहेगा तो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना होगा। जो शख्स खड़ा होता है वो कहता है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए, मैं आपको उस जगह पे हम खड़े हुए हैं जहाँ पे सोल्यूशन नज़र आ रहा है ना। आज से 2 साल पहले आपने तसव्वुर किया था कि कराची में सदर के एरिया में, ओल्ड सिटी एरिया में इतनी बड़ी स्पेस एक डेवलप हो जाएगी, पब्लिक स्पेस है, यहाँ पे एक आम आदमी आ सकेगा, कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है। तो ये शो करता है ना कि नीयत है, विल है, तो काम हुआ। तो हम तो आज भी काम करने को तैयार हैं, हमारा हाथ थामे। मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहूँगा कि आपने कहा था कराची शहर के लिए 162 अरब रुपए तरक्याती फ़ंड्स का, आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, मिल के 162 अरब रुपए शहर में लगाते हैं, जो कि पाकिस्तान के सरमाए को चलाता है, पाकिस्तान के बिज़नेस को चलाता है, पाकिस्तान के एक्सचेकर को चलाता है। हम तैयार हैं ये सब करने को, हमारा हाथ थामिए। लेट्स लुक बियॉन्ड पॉलिटिक्स, लेट्स लुक बियॉन्ड petty issues. Let us all work for the commercial industrial capital of this country. Very good to hear, sir. I'm sorry, मैं और वक्त लूँगा आपका। एक और मामला के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक पर नवाजिशात सिर्फ आपकी नहीं, ज़ाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रही हैं, तमाम हुकूमतों की रही हैं। के इलेक्ट्रिक का मसले का हल सर कहा यह जा रहा है, बात ज़्यादा ये बात हो जाती है या तो नेशनलाइज कर दिया जाए, या ये कहा जाता है कि कोई मुतबादिल आए और कंपनीज़ हैं, और कंपनीज़ आने में मसाइल हैं सर? मसाइल हैं। देखिए, हमारे मुल्क में थोड़ा हमको समझने की ज़रूरत है कि इन हालात में जब इतनी इल्ज़ाम तराशी की कैफियत हो, कौन सा फ़ॉरेन इदारा इस मुल्क में आके इन्वेस्ट करे? शंघाई नहीं आना चाह रहा? शंघाई आना चाह रहा है, लेकिन जो मेरे ख्याल में पिछले कुछ रोज़ में इतनी ज़्यादा बयानबाजी हुई है, जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद डू यू थिंक कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टर अपना नाम ECL में डलवाना चाहेगा? कोई चाहेगा? मैं समझता हूँ लापरवाही हो सकती है के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया की, लेकिन मैं समझता हूँ बहैसियत रियासत हमें एक इन्वायरमेंट ये क्रिएट करने की ज़रूरत है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर खुशी के साथ इस मुल्क में आ सके, अपना सरमाया लगा सके, अपना मुनाफा भी कमाए, बट एट द सेम टाइम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे और इम्पॉर्टेंटली लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद है, फिर बनेगा कायद का पाकिस्तान।
हम बात करते हैं अब प्लांटेशन की। गो ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं। एक इदारा ऐसा है जो किसी एक दिन या एक हफ्ता या एक महीना नहीं बल्कि साल भर शजरकारी में मसरूफ रहता है। लाहौर का समाजी इदारा है मुख्तलिफ पार्क्स, शाहराहें, यहाँ पर ये पौधे लगाते हैं और इस कार्य खैर में छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को किरण उन्होंने इन्वॉल्व किया है और ये बड़ी अच्छी बात है, बच्चे सीखेंगे, इससे बच्चे सीखेंगे। और साथ के साथ इन्होंने अब किया इस बात को भी इंश्योर कि हम सबको बराबरी का हिस्सा डालना है इसमें। तो छोटे बच्चे हों या फिर ट्रांसजेंडर्स, वो भी आगे बढ़े हैं और शजरकारी के इस रोजाना के फर्ज में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अब ये खबर इतनी दिलचस्प थी और ये काम इतना अच्छा है कि इसके ऊपर बात करना तफसील के साथ बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली हमें ज्वाइन किया इस वक्त गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी की सदर आसमा फरहाद ने और इको एक्टिविस्ट ट्रांसजेंडर हैं जन्नत अली, उन्होंने ज्वाइन किया। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आसमा, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा कौन कौन से इलाके और कितने पौधे लगा चुके हैं, कितनी शजरकारी आप लोगों ने कर ली और प्लान क्या है, गोल क्या है, कितनी करनी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करूँगी, आपने इस प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया। गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी जो कि हमारा इदारा है, ये अब तक लाहौर शहर में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा दरख्त जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हुआ है और प्लांट भी कर चुका हुआ है। और हमारा तरीक़ाकार पास में ये रहा है कि हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करके स्टूडेंट वॉलंटियर्स की मदद के साथ दरख्त लगाते रहे हैं, इस कंडीशन पे कि उनकी मेंटेनेंस जो है वो ये स्कूल्स वगैरह ही करते रहेंगे, हमारे पार्टनर्स ही करेंगे। इस बार हम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और PHA के साथ दरख्त लगा रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि एक साल के अंदर लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 1 लाख दरख्त लगाएं और ये हमारी ईयर राउंड की कैंपेन है। ज़बरदस्त। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये बताएं आसमा, ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करना, इंक्लूसिव सोसाइटी की ज़रा हम बात करते हैं और उनको इस काम में इंक्लूड करना, अब वो इको एक्टिविस्ट के तौर पर उभर रहे हैं, ये कितना अच्छा और कितना ज़रूरी था? जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें एक्चुअली बात सारी ये है कि अब लेटेस्ट इवेंट्स जो हुए हैं दुनिया की हिस्ट्री में, उसमें दुनिया की टाइमलाइन को जो है वो डिवाइड करके रख दिया है प्री कोविड वर्ल्ड में और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। जो प्री कोविड वर्ल्ड थी, अब उसमें तो इकोनॉमीज फ्लरिश कर रही थी, नए नए बिजनेसेस जो हैं वो मंजर आम पे आ रहे थे, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही थी और इसी तरह से मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ साथ स्किल्ड लेबर किसी भी जेंडर की हो उनके लिए भी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही थी। लेकिन अब हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हैं जहाँ पे इकोनॉमीज रिसेशन में है, कंपनीज ने अपना स्टाफ जो है वो पहले ही बहुत कट डाउन किया है क्योंकि उनको अपने एक्सपेंसेस जो हैं उनको कट डाउन करने थे और हमें और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के ही जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड लोग हैं उनको भी अपनी मुलाजमतों से हाथ धोना पड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को स्किल प्रोवाइड करना और उनकी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। तो हम लोगों को इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड हमारी टीम ने इस सारे प्रोजेक्ट को रीथिंक किया और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन में है और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हो गई हैं, तो हमें अपने ही इदारे में इन लोगों के लिए जगह बनानी पड़ेगी। सो हमारा जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ एक और जो हमारा एक इक्वली इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर है, तो हमने उसको स्केल अप करने का सोचा और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेम्बर्स को ऑन जॉब स्किल्स ट्रेनिंग के लिए हमने रिक्रूट करना शुरू किया। तो उसका मकसद यही था कि उसके दो मकासद हैं। एक मकसद ये है कि हम क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करें जिसका एक इमीडिएट और जो आउटकम है वो हम शहर में जो दरख्त लगा रहे हैं, हमारी प्लांटेशन ड्राइव में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है, और इसके साथ साथ इस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है कि इको फ्रेंडली बिजनेसेस भी हम ट्रांसजेंडर्स के थ्रू करवाएं, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग, लीडरशिप की ट्रेनिंग इन लोगों में जो है वो
उसको मकबूल करें। और दूसरा इसका मकसद ऑब्वियसली इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो कि एक पसमानदा तबका है हमारे माशरे में, उसकी स्किल ट्रेनिंग और उनको एक इज़्ज़तदार रोज़गार मुहैया करना है। बहुत इत्मीनान की बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि इतने पेचीदा मामलात के ऊपर, इतनी बारीक पॉइंट्स के ऊपर, निकात के ऊपर आप लोगों ने सोचा और आप लोग अमलन कुछ कर भी रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। इको एक्टिविस्ट जन्नत अली ने भी हमको ज्वाइन किया। जन्नत, ज़रा मुझे बताएं प्लीज़ इस सिलसिले में। वैसे तो ट्रांसजेंडर्स जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं अपना नाम बना रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बतौर इको एक्टिविस्ट माहौल की बेहतरी, क्योंकि वो सबसे पहले है, आप एक सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया के लिए, कुर्रा अर्ज़ के लिए काम कर रहे हैं, ये जो कैरेक्टर है, ये जो किरदार है, ये जो जिम्मेदारी है, इसके लिए क्या सोच के रखा है, क्या क्या करना है? हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसजेंडर अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे की रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा कानून भी पास हो गया है 2018 में, और फिर अभी प्राइड करवाने वाले हैं 14 अगस्त को ऑनलाइन, तो आप वो भी देखिएगा। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स और बहुत सारे शोबों में अब ट्रांसजेंडर नुमायाँ अपने इदारों को चला रहे हैं। तो हाँ, एज एन इको एक्टिविस्ट बनकर हम मतलब ना कि सिर्फ दरख्त लगाएंगे बल्कि फिर उनको साथ बढ़ाएंगे भी, मतलब एक अगर बीज दबा रहे हैं तो उसको पौधा और दरख्त बनाने की उम्मीद रखते हैं। तो हमने ना कि प्लांटेशन करना है, बल्कि सिर्फ ये इशू नहीं होता कि दरख्त लगाना है, इट्स लाइफ, वो भी एक जानदार चीज़ है पौधे, और हमें भी एक ऑक्सीजन, एक ज़िंदगी देते हैं। तो आई थिंक उनको हमें साथ लेके चलना है। इसके अलावा हमारा फोकस ये भी होगा कि हम ये वेस्ट जो सा है उसको कैसे ख़त्म करें, और उसके लिए क्या तरीका कार बनाएं, कैसे अवेयरनेस फैलाएं अपने सिविल सोसाइटी में। और जिस तरह ग्रेटा थनबर्ग है उसकी तरह हम अच्छे मैसेजेस देंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे पाकिस्तान में। ज़बरदस्त। अपनी कोशिश तो शेयर करें, कितने पौधे खुद लगाए? जी हम अभी तक 300-300 प्लांट्स हम लगा चुके हैं, और आज भी हमारा प्लान है। बस कभी कभी मौसम की सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखा जाता है, जिस वजह से हम उसके मुताबिक फिर ट्री प्लांटेशन करते हैं। तो आगे भी हमारे मंसूबे हैं कि हम मज़ीद ट्रीज़ लगाएं, और ना कि ट्री लगाएं, उनकी नशोनुमा और उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लें, और इस तरह के मुल्क को साफ़ बनाने के भी मंसूबे बनाएं। क्योंकि अगर एक इंसान, हम इंसान होने के नाते जानवर से सीखें कि अगर वो अपने इर्द गिर्द की जगह को बैठने से पहले साफ़ करते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने माहौल को साफ़ रख सकते। बहुत शुक्रिया जन्नत और आसमा, आप साथ मौजूद थी और इस सिलसिले में हमसे गुफ्तगू करी थी, और यूँ शो बढ़ रहा है आगे। और इस शो के दौरान किरण, आपको पता है कि मेरी एक टेंशन क्या थी, क्या वो इंटरनेट चल पड़े, मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लास हो रही है इस वक्त, और मुझे उसकी टेंशन थी। अच्छा, टेंशन हर पेरेंट की होती है और ये टेंशन हर स्टूडेंट की भी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ऐसा हो जाता है कि इंटरनेट का कोई मसला होता है, आपकी क्लास फिर डिस्टर्ब हो जाती है। समटाइम्स वो मसला टीचर के एंड पर होता है, समटाइम्स वो मसला स्टूडेंट के एंड पर होता है, और ऐसे में जो कहना चाहिए ना निज़ाम है वो थोड़ा मुतासर होता है। एक स्टूडेंट, प्री मेडिकल के स्टूडेंट है, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, मुदस्सर बलोच इनका नाम है। उन्होंने एहतजाज किया इस सारे मामले पर, और गाने की सूरत में एहतजाज किया। अरे क्या बात है। तो मुदस्सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। गाना नहीं देखने को मिलेगा, पहले थोड़ा सा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, प्लीज अगर पॉसिबल है तो। चलिए ठीक है, सुनवाते हैं। थैंक यू। मिनट में फुर्सत नहीं सोने से, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता हमरे पढ़ने से, आ कुछ लिखने से, आ कुछ करने से, आ कुछ होने से, आ कुछ करने से। या बिगड़े है निजाम, या बिगड़ा एहसास, या बिके अदालत बाजारी, ये सोच मुंह पे करते हैं बात जनाब हमें बलोच। भाई ये थे सारी दिल की बात, सुर नहीं, रैप के से अंदाज में सारे के सारे अल्फाज, हम आवाज़। मुदस्सिर ने कमाल कर दिया। वैसे एहतजाज ऐसे करना ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए जी, खुशामदीद कहते हैं आपको। ये बताइए, ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ गाना बनाएंगे, इस तरह से एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, ये इसके लिए लोग कितना पसंद कर रहे हैं? आपके इस आइडिया को थोड़ा सा बताएं ना हमको। ख्याल कैसे आया कि ये इसी तरह से होना चाहिए? जब कोरोना का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ तो आज हमें ट्रांसफ़र किया गया बलूचिस्तान अपने घर। तो उसके बाद HSC ने यही किया कि ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो तमाम बलूचिस्तान का आपको पता होगा कि 60 to 75% फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट का यहाँ पे।
तो ये सोच मेरे दिमाग में इस तरह आया। एक दिन मैं प्रोटेस्ट पे गया था अगेंस्ट ऑनलाइन क्लासेस के HEC के ख़िलाफ़। तो वहाँ से मेरा दिमाग में यही आइडिया आया कि मुझे भी कुछ करना है अपने तरीके से, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने एक रैप लिखा अपने दोस्त के साथ, अरसलान के साथ, और उसके बाद इसे हमने रिकॉर्ड किया। तकरीबन जो हमारा स्ट्रगल रहा रैप का लिखने से अपलोड तक, तो तकरीबन 30 दिन का ये स्ट्रगल रहा हमारे। ओके, अब ज़ाहिर है अभी तो आप प्री मेडिकल में है, और इंशाल्लाह आफ्टर प्री मेडिकल यू विल बी डूइंग मेडिकल, और उस मेडिकल के स्टूडेंट आप होंगे। बड़ा टफ होता है, ज़ाहिर है मेडिकल तो बहुत टफ, प्री मेडिकल भी टफ है। ऐसे में वक्त निकालना और उसके साथ पूरी शूट करना, लिखना, गाना, ये वक्त मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। बट आपने किया, कैसे किया? सर मेडिकल और रैप का आप कह रहे हो, सिंगिंग के, आप सिंगिंग और मेडिकल कैसे मैनेज करते हो? मैनेज मैं मतलब इस तरह करता हूँ, जब कोई मतलब इश्यू हो, ये तो एक इश्यू था ऑनलाइन क्लासेस के, यहाँ पे एक बंदे की बात नहीं हो रही थी, हज़ारों लाखों स्टूडेंट की बात थी। तो मैंने मतलब अपना स्टडी साइड पे रखा और ये रैप लिखा, उसके बाद इसे अपलोड किया ताकि HEC हमारे जो प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़, हमारे जो भी है ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ एक एक्शन ले, या हम लोग मतलब तालीम दोस्त है, तालीम दुश्मन नहीं। अगर हमें ऑनलाइन क्लासेस पर आमादा किया जा रहा है तो हमें फैसिलिटीज़ भी दिया जाए बलूचिस्तान के अंदर, नेट फैसिलिटीज़, ताकि हम अपने क्लासेस भी कंटिन्यू करें। अच्छा देखिए, इससे पहले कि मैं एजुकेशन के ऊपर और जो मसाइल का आपको सामने उसके ऊपर आपसे सवाल करूँ, मुझे ज़रा जल्दी से पहले ये बता दीजिए, सिर्फ रैप करना है इसी का शौक़ है, या फिर कोई और तर्ज की मौसीकी भी है कि जो आपको अच्छी लगती है, या आप थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं, वो बताएं। सर वैसे तो मैं वोकलिस्ट हूँ, सिंगिंग करता हूँ। रैप मैंने इस वजह से रिप्रेजेंट किया क्योंकि किसी भी इश्यू को हम जब आगे करते हैं तो रैप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। किसी इश्यू के बारे में रैप इसलिए गाया जाता है क्योंकि हम कोई इश्यू या कोई भी मसाइल हो, चाहे जैसा भी हो, माशरे के हो या किसी भी हो, तो उसे हम रैप में रिप्रेजेंट सही तरह कर सकते हैं। और आपको पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ना बेहतरीन रैप करना आता है, शायद सिंगिंग का इतना ज़्यादा आपको पता नहीं होगा, ये इतना ज़्यादा इसको शेयर भी किया गया है। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान में आपको तालीम के हुसूल में किन किन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप इसे दोहरा सकते हैं, बता सकते हैं। सर बलूचिस्तान में आपको पता है यहाँ पे ना इंटरनेट फैसिलिटीज़ है और ना कि सिग्नल्स है यहाँ पे। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान कोयटा, यहाँ पे भी अगर साइड एरिया में अगर जाओगे तो वहाँ पे भी नेट सिग्नल्स नहीं है। और मैं ख़ुद मस्तूंग से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे तो बिल्कुल सिग्नल्स ही नहीं, नेट तो अपनी जगह है। और यहाँ पे तालीम बहुत ज़्यादा लो है, जैसे कि बाकी सूबों में, लाहौर हुआ, पंजाब हुआ, वहाँ पे तो तालीम माशाल्लाह सही लेवल पे है। हमें भी तालीम चाहिए, हमें भी कॉलेजेस चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ एक लाइब्रेरी, कायदम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी मेंबरशिप मतलब स्टूडेंट ज़्यादा है। सब लोग क्या बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए। जब हमें कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे या यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे, तो तभी पाकिस्तान आगे जाएगा, तभी बलूचिस्तान आगे जाएगा। तो मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि भाई हमें लाइब्रेरी भी दिए जाए और अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी दे। मैं इस वजह से लाहौर गया हुआ क्योंकि बलूचिस्तान के हालात मुझे पता है, यहाँ पे अच्छे कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, क्योंकि हालात का आपको पता होगा। तो इस वजह से मैं मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं करता हूँ कि बलूचिस्तान में मैं यही अपील करता हूँ कि अच्छे कॉलेजेस मिले, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ मिले, ताकि हमें बहुत ज़रूरी है। 1000 साल आगे हमारा सफ़र कैसा होगा, इसके लिए स्टूडेंट्स पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन सिस्टम पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुदस्सिर बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। वक्त हो गया जनाब खातून, बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाएँ तो प्लीज़ एहतियात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।